इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के कुल नए केस 3,66,000 के पार हो गए हैं और कुल मौत का आंकड़ा भी 3700 के पार हो गया है। दिल्ली, मुंबई और दक्षिणी राज्यों में जारी कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हालात बेहद खराब हो रहे हैं। दिल्ली, यूपी ने लॉकडाउन को सख्त पाबंदियों के साथ बढ़ा दिया है, तो दक्षिण के राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में भी सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। देश में देखिए पिछले 24 घंटे में कितने केसेस, 3,66,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। जो एक्टिव केस है उसकी संख्या आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ मौत का आंकड़ा देखिए, 3,754 लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में। अभी भी लोग बेहाल हैं। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, तो कुछ राज्यों ने पाबंदियों और सख्त कर दिया है। तो क्या टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन से निकलेगा कोरोना का समाधान? ये एक बड़ा सवाल। कोरोना का संक्रमण अभी बच्चों में भी दिख रहा है, 10 साल और उसके ऊपर के बच्चों में भी काफी दिख रहा है। इसलिए हम पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसके लिए भी हमने एक खास टास्क फोर्स, हम उसका एक नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस बार का जो इन्फेक्शन है, इस बार का जो वायरस है, वो और तीव्र गति से आ रहा है। कम से कम 30 से 40% और बढ़ के आया। इसलिए आपने देखा होगा अप्रैल में काफ़ी हम लोग को थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। जितना केसेस आ रहे थे उसके सापेक्ष हमारे संसाधन जो हम बढ़ा रहे थे प्रतिदिन, वो भी थोड़ा सा अपर्याप्त होने लगा था। प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ रही है और हम लोग अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए नए जगहों पर अस्पताल के बेड लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें और मानव बल की आवश्यकता है। जितनी संख्या में आवश्यकता महसूस करते हों डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य मानव बल का, उसका वो बहाली कर सकते हैं। राज्य के हित में, यदि राज्य के हित में आज मातम हो रहा है और मातम है, दुख की घड़ी में, इस दुख और वेदना पीड़ा की घड़ी में हम अपने प्रधानमंत्री जी से कुछ चाहते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि वो हमारे झारखंड के लोगों को कम से कम इस विपदा की घड़ी में एक सबल और सहारा बनके अभिभावक के रूप में खड़े हों। बड़ी वैश्विक और देश सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के देशों में आज भारत है, तो हमारे देश में इस तरह से छोड़ देना ये बहुत ही गलत फैसला है। तो केंद्र सरकार को हर स्तर पे इसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। तो 15 MT ऑक्सीजन की आवश्यकता के अगेंस्ट भारत सरकार हमको 270 मैट्रिक टन दे रही है और वो भी 100 मैट्रिक टन आईएनएक्स भिवाड़ी, 70 मैट्रिक टन जामनगर से। हालांकि हमारे अधिकारी रेलवे से और एयरफोर्स के अधिकारियों से बराबर संपर्क में है कि किसी तरह से इनके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाएं, लेकिन स्थितियां तो बहुत विकट है। और सीधे अपने चलते हैं संवाददाता कुमार कुणाल के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, दिल्ली में अगर कह ले तो थोड़ी राहत की खबर, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो पहली बार आंकड़े थोड़े कम हुए हैं। इसके पीछे लॉकडाउन एक बड़ी वजह? बिल्कुल, हमको 2-3 चीजों को मुख्य तौर पर देखना होगा। एक तो कि टेस्ट भी थोड़ा कम हुआ है, 61,000 टेस्ट आज की तारीख में हो रहे हैं। दूसरी बात कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, कभी 35% तक चली गई थी, वो अब लगभग 21% पर आई है। तो बेशक टेस्ट कम हो रहे हो, लेकिन पॉजिटिविटी रेट का कम होना एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। उसके लिए जो आकलन हुआ है सरकार के स्तर पर, वो यही बताता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से अमल में लाया गया है वो एक बड़ी वजह है और इसीलिए आज से जो प्रोविजन है, जो उसके और भी दिशा निर्देश है, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल मेट्रो परिचालन आज से बंद कर दिया गया है और अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो नहीं चलेगी। दूसरी बात, जो शादियों को लेकर के जो सबसे बड़ी बात आ रही थी कि उसकी वजह से गैदरिंग हो रही है, लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और वहां से सबसे ज्यादा इसका संक्रमण फैलता है, उसको होटल, बैंकेट हॉल, वेडिंग हॉल, फार्म हाउस, इन सब में बंद कर दिया गया है। अगर आपको शादी करनी ही है, इतना ही जरूरी है,
तो 20 लोगों के साथ आप अपने घर की चारदीवारी के अंदर कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के जो नियम है उसको सख्त तो बनाया गया है और शायद यही वजह है कि उनको लगता है कि 21% तक आया है, उसको और कम करके कंट्रोल में लाया जाएगा और कंट्रोल अगर होगा तब जाकर के राहत की बात है। तो फिलहाल नंबर कम है, इसका एक तो वजह यह है क्या कि कम हुए हैं टेस्ट, दूसरी वजह है लॉकडाउन। तो इन दोनों पर ही अब जाकर के कि अब टेस्ट का नंबर अगर बढ़ाया जाता है तो कहां रुकता है आंकड़ा, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, आपसे और हम जानकारी लेंगे कुणाल, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि देश में कोरोना के नए मामले हर दिन करीब 4 लाख को पार कर रहे हैं। तो क्या पीक गुजर रहा है या फिर डर बाकी है? डीआरडीओ की नई दवा से क्या उम्मीदें हैं? 3 डॉक्टरों को सुनिए और समझिए कि देश कोरोना के किस फेज में है। क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, उसमें काफी अच्छे कारगर साबित हुई ये दवाई। स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पर स्टैंडर्ड केयर की तुलना में ये दवाई ज्यादा अच्छे से रिकवर कर रही थी पेशेंट्स को। फिर उसके बाद हमें जो है फेज 3 की इजाजत मिली नवंबर 2020 में, और हमने ये मार्च 2020 में फेज 3 ट्रायल 220 पेशेंट्स पे कंप्लीट किया है। The increased numbers, and because many of them have mild COVID due to continuous exposure. However, I would urge everyone not to panic, as only about 5% of the patients with COVID will eventually need oxygen in hospitals. Of these, about 40% will need ICU, and about a third of those in the ICU will need ventilators. कोरोना की महामारी इस समय पूरे देश में व्याप्त है। हमारा गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। और इस वक्त सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं संक्रमितों के, उसके मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पर मामले जो है जहां आप मौजूद हैं वहीं से सामने आ रहे हैं, और ये शुरुआत से ही डे 1 से ही सामने आ रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे और रोकथाम के लिए अब क्या किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत इस वक्त दिखाई दे रही है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, और पिछले 15 दिनों में अगर देखें तो 38,000 से घटकर ये 23,333 पर पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो आया है। जो टेस्ट हैं वो भी तकरीबन 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच हो रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा टेस्ट RT-PCR के टेस्ट हैं। लखनऊ जो कि 6,000 तक गया था, वो अब घटकर बीते 24 घंटे में वो 1400 से कुछ ज्यादा है। वाराणसी भी कम हुआ है, प्रयागराज कम हुआ है। तो ये ऐसे शहर हैं जहां पर भयावह स्थिति थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। लेकिन जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है वहां पर अभी भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चिंता करने की बात है। लेकिन दूसरी गंभीर बात यह भी है कि लगातार कई विधायक और केंद्रीय मंत्री तक इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं समस्या अधिकारियों के लेवल पर भी बनी हुई है। संतोष गंगवार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। एक विधायक जसराना के हैं जो कि फिरोजाबाद से आते हैं, उन्होंने कल कहा कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनकी पत्नी को बेड पे जमीन पर फर्श पर 3 घंटे बिताना पड़ा। 2 विधायकों ने झांसी में पत्र लिखे हैं। तो कुल मिलाकर यह माना जा सकता है इस वक्त की जमीनी हालात में थोड़ी बेहतर स्थिति जरूर आई है, लेकिन ये कोरोना का ये जो काल है, जब तक पूरी तरीके से लॉकडाउन सख्ती से पालन नहीं होगा तब तक इसमें मुश्किलें आती रहेगी। बिल्कुल, मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। राज्य सरकारें कोशिशें और दावा तो कर रही हैं, लेकिन मुश्किलें अब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल और कुमार अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन और सांसों के सौदागर नवनीत कालरा ने नया दांव चला है। छापेमारी के बाद से लापता कालरा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, तो उधर नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस LOC जारी किया है। नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट्स में रेड करके दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद करके बड़ा खुलासा किया है। तो आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद की रिपोर्ट देखिए पहले।
खान मार्केट के अपने रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाला नवनीत कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत कालरा को तलाश रही है। इस वक्त हम नवनीत कालरा के इस फार्म हाउस पर मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी तलाश करने के लिए। छतरपुर के गदईपुर इलाके में ये जो कालरा का आलीशान फार्म हाउस है, यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, लेकिन उसके पहले ही जब रेड की जानकारी मिली थी तभी नवनीत कालरा इस फार्म हाउस से अपनी 2 लग्जरी कार के साथ बैठकर परिवार समेत फरार हो गया था। यहां तक कि ड्राइवर को भी नहीं लेकर गया था। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक रेंज रोवर और थार 2 गाड़ियां नवनीत कालरा के साथ निकली थी। अपना मोबाइल फोन वो स्विच ऑफ कर चुका है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके रेस्टोरेंट से कई ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है वो रिकवर हुआ था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 5 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 16,000 में मिलता था, जिसको 50,000 में बेच रहा था। 9,000 का कॉन्सेंट्रेटर नवनीत कालरा और गगन दुग्गल को 20,000 रुपए मिलता था, लेकिन उसको 60 से 70,000 रुपए में बेच रहे थे। ये बेहद आलीशान और यहाँ पर पेस्ट्री की पार्टियां भी होती हैं। कई सेलिब्रिटीज भी इस फार्म हाउस पे आते। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, यानी कि सांसों का सौदा हो रहा था यहाँ पर, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है कि नवनीत कालरा फरार हो सकता है भारत से। इस वजह से उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वो जारी कराया गया है, क्राइम ब्रांच ने जारी किया है। साथ ही साथ ये जानकारी मिली है सूत्रों के जरिए कि अब नया दांव खेला है गिरफ्तारी से बचने के लिए। अग्रिम जमानत की जो याचिका है वो अदालत साकेत कोर्ट में नवनीत कालरा ने दाखिल की है। इन सब के बीच पुलिस से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया है। जो आपने रिपोर्ट देखी, इसी रिपोर्ट में जो गार्ड है फार्म हाउस का, उसने कैमरे पर खुलासा किया कि किस तरीके से 10 से 12 लोगों की पुलिस की टीम आई थी फार्म हाउस पर। जब छापेमारी करने उसके पहले 2 गाड़ियों से नवनीत कालरा अपने परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद से इसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगा रही है और इसी का नतीजा है कि नवनीत कालरा जैसे बड़ा चेहरा बेनकाब हुआ है, लेकिन और भी ऐसे कई चेहरे हैं इस महामारी में श्वेता, जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं। आम जनता परेशान है ऑक्सीजन के लिए, अस्पतालों में बेड के लिए, और कुछ लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। नवनीत कालरा भी उनमें से एक था। उसके 3 रेस्टोरेंट से छापामारी के दौरान सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुआ था। एक फार्म हाउस जहां आज तक की टीम गई थी, वहां से 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुआ था। तो बड़ी खबर यही है कि अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करा दिया है। साथ ही साथ नवनीत कालरा गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका है वो अदालत में दाखिल कर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सरकार का दावा तो यही है, लेकिन बीजेपी सांसद संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सीधे सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यहां कोई नहीं सुनता है। देखिए, तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में खुद अगर केंद्रीय मंत्री ये लिख रहे हो कि यहां कोई नहीं सुनता है, तो यह मामला जाहिर सी बात है बेहद गंभीर। कोई कुछ भी कहे कि यूपी में हालात अच्छे हैं, कोई कुछ भी कहे कि पर्याप्त अस्पताल, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं, लेकिन हालात क्या हैं वो किसी और से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही जनप्रतिनिधियों से जानिए। ये फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी हैं। राम गोपाल आरोप लगा रहे हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी को सही इलाज नहीं मिला। उनकी पत्नी को 3 घंटे तक जमीन पर रखा गया। जिलाधिकारी से अनुनय विनय पर किसी तरह से बेड तो मिला, लेकिन अब भी उनकी हालत कैसी है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी फिरोजाबाद से। वहाँ उसी जमीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया, यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है।
बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। ठीक ऐसे ही बदइंतजामी का जिक्र बरेली के सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अस्पताल के अधिकारी फोन ही नहीं उठाते, लोग परेशान हैं, लेकिन जिले में अव्यवस्थाओं का अंबार है। संतोष गंगवार के पहले कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी ऐसे ही अराजक माहौल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उपचार न मिलने से, एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों की मौत घरों में हो रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को चिट्ठी भी लिखी थी। सत्यदेव पचौरी से भी पहले लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनके इलाके में गांव-गांव में कोरोना से कोहराम मचा है, उन्होंने मदद मांगी थी। तो आलम क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश कोरोना से कराह रहा है। आम आदमी तो छोड़िए, खास लोग भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के हालात कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एक सवाल एक बार फिर उठ रहा है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने से रोक रही है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम रिसर्च, अनेक विशेषज्ञ और विपक्ष लगातार देश में संपूर्ण लॉकडाउन की गुहार लगा रहे हैं। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। पिछले साल जब कोरोना की लहर आई थी तब केंद्र सरकार का मंत्र था जान है तो जहान है। लेकिन अब दूसरी लहर में सरकार की दुविधा यह है कि लोगों की जान बचाए या देश की अर्थव्यवस्था। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। करीब 20 दिन पहले पीएम मोदी ने जब सभी राज्य सरकारों को ये नसीहत दी थी, उस दिन देश में 2,59,000 से ज्यादा नए मामले और 1,761 नई मौतें दर्ज हुई थी। लेकिन इन 20 दिनों में देश ने जो बुरे दिन देखे हैं, उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अब देश में रोजाना 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, 4,000 से ज्यादा मौतें रोज हो रही हैं। तो हर तरफ से आवाज उठ रही है कि अगर अभी भी आखिरी विकल्प को लागू करने का वक्त नहीं आया है तो फिर कब आएगा? राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष केंद्र सरकार से लगातार इस सवाल का जवाब मांग रहा है। 1,000 लोगों की मौत हुई है और ये तो वो आंकड़े हैं जिनको अस्पताल के माध्यम से दर्ज होता है, जिनका नाम, जो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते, वो आंकड़े और ज्यादा हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो उनके वैज्ञानिक सलाहकारों ने बोला है कि तीसरी वेव से बचने के लिए अगर अभी कदम उठाएं तो हम बच सकते हैं। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि साइंटिफिक भी है और सामाजिक भी। कोरोना के मरीज जब एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, मरीजों के तीमारदार दवाओं के लिए भटक रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है, जब देश का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह हाँफ रहा है, तब भी अगर देशव्यापी लॉकडाउन केंद्र सरकार के लिए सिर्फ विकल्प बनकर रह गया है तो सवाल उठेंगे ही। We request the authorities that there should be a complete lockdown for 15 days, not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और देश कोरोना महामारी का जो दंश झेल रहा है वो किसी से छिपा नहीं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनी कोविड टास्क फोर्स कह रही है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। इन स्थितियों में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 2 हफ्ते का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA बाकायदा पत्र लिखकर लॉकडाउन की वकालत कर चुकी है और गुहार लगा चुकी है कि अलग अलग राज्यों में 10 या 15 दिनों के लॉकडाउन की बजाय पूरी तरह से लॉकडाउन लगता, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता था। भारत की सर्वोच्च अदालत भी मोदी सरकार को दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दे चुकी है और कह चुकी है कि सरकार लोक कल्याण के हित में
दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। यानी सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि विशेषज्ञ और कोरोना को काबू में करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां भी अब संपूर्ण लॉकडाउन की गुहार लगा रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल अपने आखिरी विकल्प को बचाए रखने का ही विकल्प चुना है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में छोड़िए अहंकार, छोड़िए अपना ज्ञान और जो वैज्ञानिक, चिकित्सक और एक्सपर्ट्स कहें उसके अनुसार देश को कोरोना से बचाइए। देश में इस समय ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सख्त या आंशिक लॉकडाउन की स्थिति है और जहां लॉकडाउन नहीं है वहां आने वाले दिनों में लगने का ऐलान राज्य सरकारें कर चुकी हैं और दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में लगातार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है और इसे सख्त किया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। तो अब सवाल यह है कि अगर देश के सभी राज्यों में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन लगा ही हुआ है तो फिर पिछले साल की तरह इस बार भी देशव्यापी लॉकडाउन क्यों नहीं लग सकता। जानकार कहते हैं कि अगर कुछ समय के लिए भी संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है तो संक्रमण की चेन तो टूटेगी ही, साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है उसे भी संभालने का मौका मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान केस कम होंगे तो सरकार को आगे की नीति बनाने का वक्त मिलेगा। जिस तरह से कोरोना की लहर में पूरा देश फंस चुका है, उसको देखते हुए तमाम एक्सपर्ट्स पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन की वकालत कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल लगा था। I think that we need to break the chain for sure. And you are seeing that cities that did do the lockdown, like Mumbai did, or what Delhi is doing, already we are seeing signs that in Delhi, the numerical testing positivity is coming down. I am in favor of a national lockdown right now. कोरोना महामारी ने देश को जो दिन दिखाए हैं वो बेहद खौफनाक है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि आगे और कितने खराब दिन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का पूरी तरह से मूड नहीं बना पाई है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।